हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। पिछले कुछ सेशंस में हम लोग करंट अफेयर के रिगार्डिंग जो एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सेशन 4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें पिछले साल 2020 मई से लेकर हम लोग कर रहे हैं जितने भी अभी तक हो जाएंगे सितंबर 2021 तक के करंट अफेयर्स फ्रॉम एमसीक्यूज, है ना। तो इस तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो पिछले साल चीज़ें न्यूज़ में रही हैं उनको हम लोग क्वेश्चन फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट कर सकें, ताकि आपको हल्का सा आइडिया लग जाए कि पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं फ्रॉम एनी टॉपिक। चलो शुरू करेंगे अपने पहले क्वेश्चन के साथ में सेशन 4 का। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI। इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। जब भी कोई इंडेक्स होता तो हम क्या देखते हैं कि ये किसने रिलीज किया है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, इट इज पब्लिश्ड बाय जर्मन वॉच, द न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क एनुअली। देखो, ये जर्मन वॉच एक है, साथ में न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट है एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क है। ये तीनों मिलकर हर साल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज करते हैं। दिस स्टेटमेंट इज राइट स्टेटमेंट। अब इस इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है उसके ऊपर स्टेटमेंट है आपकी। इंडिया गॉट 10th रैंक इन 2020 एंड इन 2019 इट स्टूड एट 9th रैंक। देखो, ये जो इंडेक्स है ना, ये बेसिकली ये बताता है कि आपकी कंट्री ने कितना ज़्यादा काम किया है टू प्रिवेंट दी क्लाइमेट चेंज। क्या आपने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम कर दिया? क्या आपने कोई बहुत बढ़िया पॉलिसी बना दी जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग रुक गई? क्या आपने अपने कंट्री में रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना शुरू कर दिया? तो अगर आपने ये सब चीज़ें करी हैं तो आपका क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो रैंक है वो काफ़ी ऊपर तक जाएगा। पहले जो 3 पोजीशंस हैं वो किसी भी कंट्री के द्वारा फिल नहीं की गई हैं। इसका मतलब कोई भी कंट्री बहुत अच्छे पैमाने पर इस क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए काम नहीं कर पा रही है। रीजंस कुछ भी हो, बट वो कर नहीं पा रही है अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स। ठीक है, तो यस, जो इंडिया का रैंक था वो 2020 में 10th रैंक था। दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। और 2019 में भी इसका 9th रैंक था। तो दिस इज ऑल्सो राइट। पूछा क्या है आपसे? पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट। तो दोनों ही सही हैं, तो आंसर है आपका सी, बोथ 1 and 2। अगर हम देखें कि कितनी कंट्रीज़ को ट्रैक करते हैं तो दे ट्रैक मैक्सिमम 57 कंट्रीज़ एंड द यूरोपियन यूनियन। 57 प्लस यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ को ये जो इंडेक्स है वो मेजर करता है और उसके हिसाब से उनको रैंकिंग्स प्रोवाइड करता है। इसमें जो इंडिकेटर्स हैं उनको हम लोगों ने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जो हम पैरामीटर्स की बात करते हैं ना कि किस बेसिस पर किसी कंट्री को रैंक मिलेगा, तो दैट इज़ ऑन दी 4 पैरामीटर्स। फर्स्ट है आपका ग्रीन हाउस गैस एमिशंस डिक्रीज हुई हैं कि नहीं हुई हैं। अगर करी हैं तो रैंक अच्छा आएगा। रिन्यूएबल एनर्जी की प्रमोशन, एनर्जी यूज़, किस तरीके से एनर्जी यूज़ हो रही है, क्या वेस्ट हो रही है एनर्जी या फिर बढ़िया तरीके से आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। एंड लास्ट इज क्लाइमेट पॉलिसी। आपके कंट्री की एज अ गवर्नमेंट आपने कितनी पॉलिसीज़ लॉन्च करी हैं और साथ में क्या स्टेप्स उठाए हैं उनकी बढ़िया इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी। तो ये 4 पैरामीटर्स हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगे कि दीज आर दी पैरामीटर्स टू रैंक एनी कंट्री ऑन दिस क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्लियर है? और फर्स्ट 3 रैंक जो हैं दीज आर नॉट अचीव्ड बाय एनी कंट्री। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ऐसी तरीके से याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द न्यू रेगुलेशंस ऑफ FSSAI रिगार्डिंग ट्रांस फैटी एसिड्स। ट्रांस फैटी एसिड्स जो हमारे तेल हैं, जो हमारे घी बनाए जाते हैं उनमें पाए जाते हैं, तो इनकी एक लिमिट होती है जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होती। अगर आप ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करोगे इनको तो फिर ये आपकी बॉडी में जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL कोलेस्ट्रॉल है या VLDL कोलेस्ट्रॉल है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो इसीलिए इसको रोकने के लिए FSSAI की तरफ से ट्रांस फैटी एसिड्स की जो अमाउंट है वो डिफरेंट ऑयल्स में और डिफरेंट घी में एक तरीके से रेगुलेट की गई है। उसी के बारे में ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, FSSAI हैज़ कैप्ड द अमाउंट ऑफ trans fatty acids in oils and fats to 3% for 2021 and 2% by 2022। आपके पूरे ऑयल या फैट्स में सिर्फ और सिर्फ 2021 में 3% तक TFAs हो सकते हैं
और 2022 में आपको इनको डिक्रीज कर देना है बाय 2%, बाय 2% नहीं 2%, 2% ही होने चाहिए। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज राइट। ये डिसीजन एक बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी डिसीजन माना गया था, क्योंकि कई सारी जो कंपनीज़ हैं वो ऑयल की या फैट की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, उनकी स्ट्रक्चर को बढ़िया दिखाने के लिए, उनकी राउंड शेप दिखाने के लिए ये TFAs को उसमें इंक्लूड करते थे, है ना। तो अब ये जो है ये नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो लिमिट है ये बहुत ज़्यादा कम कर दी गई है। और देखो पहले तो और भी ज़्यादा थी ये। अगर सेकंड ऑप्शन की हम बात करें, 2011 में TFA लिमिट वाज 10% इन ऑयल्स एंड फैट्स एंड इन 2015 इट वाज कैप्ड 5%। तो पहले 10 थी, फिर 5 आई, फिर 3 और फिर 2, और हमारा टारगेट भी यही है कि धीरे धीरे करके हम लोग ट्रांस फैटी एसिड्स जो कि आपकी बॉडी में हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं उनको हम ख़त्म कर सकें। ठीक है, तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। पूछा भी क्या है आपसे, पूछा है चूज दी करेक्ट कोड, तो दोनों ही सही हैं, तो C बोथ 1 and 2 इज दी आंसर, ऑप्शन C। नेक्स्ट, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दी अर्थ ओवरशूट डे। देखो ये डे जो है हम लोग हर साल मनाते हैं, लेकिन इस डे की जो डेट है वो चेंज होती रहती है, क्योंकि अर्थ ओवरशूट डे हम तब मनाते हैं जब जो अर्थ है पूरे ईयर में जितने रिसोर्सेज को रिजुवनेट कर सकती है, और उतने ही रिसोर्सेज हम लोग जितनी डेट तक यूज़ कर चुके होते हैं, दैट डे इज़ कॉल्ड द अर्थ ओवरशूट डे। कि पूरी जो अर्थ थी वो 100 यूनिट ऑफ रिसोर्सेज को पूरे साल में रिजुवनेट कर सकती थी, झेल सकती थी, इतना इसकी कैपेसिटी थी। लेकिन हम लोगों ने जो 100 यूनिट ऑफ रिसोर्सेज हैं वो सिंपल 22 जुलाई तक ही सारे ख़त्म कर दिए। अब 22 जुलाई के बाद हम जो भी रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ जस्ट द बर्डन ऑन द अर्थ। तो ये जो डे है कि हम लोगों ने कब तक ऐसे रिसोर्सेज को यूज़ कर लिया है जितना अर्थ कैरी कर सकती थी, उसकी कैरिंग कैपेसिटी थी, दैट डे इज़ कॉल्ड द अर्थ ओवरशूट डे। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, द स्टेटमेंट द कंसेप्ट ऑफ अर्थ ओवरशूट डे वाज फर्स्ट कंसीव्ड बाय एंड्रयू सिम्स। यस, दिस इज राइट। एंड्रयू सिम्स के द्वारा पहली बार एक कंसेप्ट लेकर आया गया था ताकि ये पता लग सके कि जो ह्यूमंस हैं वो कितने तेजी से रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं, और जो अर्थ है वो उस बर्डन को नहीं झेल पा रही है। और एक टाइम आएगा जब इस रिसोर्सेज के ना होने की वजह से वायलेंस होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए नेचर की तरफ से डिजीजेस आएंगी, डिजास्टर्स आएंगी। तो यस, उन्होंने ये बोला था सारी चीज़ें। तो यस, इट इज़ कंसीव्ड बाय एंड्रयू सिम्स। सेकेंड, दिस अर्थ ओवरशूट डे 2021 हैपेंड ऑन जुलाई 29। धीरे धीरे करके ना ये जो डे की डेट है ये पास आती जा रही है। पहले अगस्त था, फिर जुलाई आया, अब ये जून तक धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा है। इसका मतलब हम लोग बहुत कम टाइम में ही पूरे साल के रिसोर्सेज ख़त्म करते जा रहे हैं। तो यस, इस साल हम लोगों ने 29 जुलाई को ये डे मनाया है। पूछा भी क्या है आपसे, करेक्ट कोड पूछा है। फर्स्ट भी करेक्ट था, सेकंड भी करेक्ट है, तो आंसर इज C बोथ 1 and 2। नेक्स्ट, विच स्टेट बैग्ड द बेस्ट स्टेट अवार्ड इन ओवरऑल वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स इन द सेकेंड नेशनल वाटर अवार्ड्स। रिसेंटली नेशनल वाटर अवार्ड्स जो हैं वो रिलीज़ किए गए थे। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ इनिशिएटिव्स चलाए थे टू कंजर्व दी वाटर इन देयर स्टेट। तो ऑप्शंस हैं आपके तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन A इज़ द आंसर, तमिलनाडु इज़ द आंसर। और ये जो आपके अवार्ड्स हैं ये दिए जाते हैं बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन। ये आप ध्यान रखेंगे। और जो महाराष्ट्र है वो सेकंड नंबर पर है, और जो राजस्थान है वो आपका थर्ड नंबर पर है। ये भी ध्यान रखेंगे ताकि अगर सीधा क्वेश्चन ही आ जाए कि नेशनल वाटर अवार्ड्स में तमिलनाडु इज़ बीइंग फॉलोड बाय महाराष्ट्र या राजस्थान, तो आपको पता हो कि पहले 3 स्टेट्स कौन से थे, है ना। तो फर्स्ट तमिलनाडु, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड इज राजस्थान। और ये कौन अवार्ड देता है, कौन सी मिनिस्ट्री प्रेजेंट करती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डे।
ऑप्शन है 3rd ऑफ मार्च, 4th ऑफ मार्च, 5th ऑफ मार्च या फिर नन ऑफ दी अबव। देखो यार ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है ये हम लोग हर साल मनाते हैं, दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन दी 3rd ऑफ मार्च। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके दिन ही हम लोगों ने क्या साइन की थी, हम लोगों ने साइन की थी साइट्स कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ऐसी कन्वेंशन जो कि ऐसी स्पीशीज में ट्रेड करने से रोकती है जो कि एक्सटिंक्ट होने के कगार पर है, कि अगर टाइगर्स की पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है तो कोई भी कंट्री आपस में इनका ट्रेड नहीं करे, ना तो इनकी स्किन का, ना इनके किसी और बॉडी पार्ट का, ना फिर एज अ होल आपके इंडिविजुअल का। तो इसको रोकने के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड को रोकने के लिए ऐसी स्पीशीज़ में ये कन्वेंशन साइन की गई थी और इसी के दिन 3rd ऑफ मार्च को 1973 में ये हमने साइन की थी। इसीलिए इस दिन को हम लोग एज दी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाते हैं। और ये जो डे है ये किसके द्वारा प्रोक्लेम्ड है? फ्रॉम UNGA, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ये इंपॉर्टेंट है। और साथ में डे हम मनाते हैं, डेट तो हम लोगों ने देख ली, साथ में ये किस थीम के साथ मनाया जाता है ये भी हमें देखना है। द थीम ऑफ दिस ईयर इज फॉरेस्ट्स एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। पीपल की जो डिमांड्स हैं उनको सेटिस्फाई करना है, साथ में जो प्लैनेट है उसको भी हमें कंजर्व करके रखना है, और जो हमारा इन्वायरमेंट है, फॉरेस्ट्स हैं, उनको हमारी लाइवलीहुड के साथ में कैसे बैलेंस करके चलना है ये भी फोकस करने का हमारा तरीका होना चाहिए। तो ये थीम याद रहेगी, ये डेट याद रहेगी, ये ईयर ध्यान में रहेगा, और ये कन्वेंशन साइन हुई थी, उस कन्वेंशन का नाम क्या है जिसके साइन होने पर हम लोग वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन किसी फॉर्म में बन जाए आप इजीली उसको कर सकते हैं इफ़ यू रिवाइज दीज काइंड ऑफ फैक्ट्स, है ना। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय विच मिनिस्ट्री। अब ये परफॉर्मेंस किस चीज़ की परफॉर्मेंस है ये अपने को नहीं पता है। ये PGI करके ना इंडेक्स है जो कि ये बताती है कि किसी भी स्टेट में एजुकेशन का लेवल इम्प्रूव हुआ है या फिर डाउनग्रेड हुआ है, तो ये हमें देखना है। तो ऑप्शंस हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर नन ऑफ दी अबव। अब जब हम परफॉर्मेंस एजुकेशन की ही ग्रेड कर रहे हैं तो मिनिस्ट्री भी कौन सी होगी आपकी? एजुकेशन की ही, है ना। तो इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हो। तो ऑप्शन बी इज़ द आंसर। और क्योंकि इसमें ना कई सारे स्टेट्स थे जो कि 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th आप ध्यान में रखेंगे, और जो बॉटम 5 हैं वो भी आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट ऐसे भी आ सकती है, वैसे भी आ सकती है कि जो फर्स्ट पोजीशन है वो कौन से स्टेट ने हासिल करी है, कि वहाँ पर एजुकेशन का लेवल काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया। देखो, फर्स्ट है आपका पंजाब, सेकंड है चंडीगढ़ एंड थर्ड इज तमिलनाडु। अगर पहले 5 नहीं भी याद करने तो आप कम से कम पहले जो 3 हैं वो तो याद कर ही लेना, क्योंकि पेपर में कुछ नहीं पता कि क्या चीज़ें आ रही हैं, तो हर चीज़ के लिए आप तैयार रहेंगे। फर्स्ट 3 आप किसी भी रैंक के याद रखेंगे ही रखेंगे। ऐसे ही जो बॉटम 5 हैं, जिसमें सबसे बॉटम पर आपका लद्दाख है, फिर मेघालय और फिर है आपका नागालैंड। ये 3 स्टेट्स ऐसे हैं, या यूटी आप कह सकते हो, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन में परफॉर्मेंस को इम्प्रूव नहीं किया है। बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये रिपोर्ट जो है आपकी रिलीज़ की जाती है। तो फर्स्ट 3, बॉटम 3, क्या इस इंडेक्स का नाम है, कौन इसको रिलीज़ करता है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। वेटलैंड्स बेसिकली वो होते हैं ऐसे एरियाज जो या तो पूरे साल या पार्शली सम पार्ट ऑफ द ईयर कंप्लीटली सबमर्ज रहते हैं ऑन इन वाटर, जिनके ऊपर पानी रहता है, जैसे रिवर हो गया, लेक हो गया, पॉन्ड्स हो गए, रिजर्वॉयर्स हो गए, तो ये सारे आपके वेटलैंड्स में आते हैं। और ये जो वेटलैंड होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये एक तो ड्रिंकिंग वाटर को अवेलेबिलिटी इसकी इंश्योर करवाते हैं, साथ में ये जो एस्थेटिक है पूरे इकोसिस्टम की उसको मेंटेन रखते हैं। तो इनको बचाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसीलिए इसकी कंजर्वेशन करने के लिए हम लोग हर साल वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। क्वेश्चन ये है कि कब मनाते हैं। ऑप्शंस है 4th ऑफ फरवरी, 5th ऑफ फरवरी, 2nd ऑफ फरवरी या फिर नन ऑफ दी अबव। ये डे हम तब मनाते हैं जिस दिन हम लोगों ने रामसर कन्वेंशन साइन करी थी।
रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। रामसर जगह है ईरान में। इस दिन हम लोगों ने ये कन्वेंशन साइन की थी, इसीलिए हम इसको मनाते हैं। तो ऑप्शन सी इज द आंसर, 2 फरवरी। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और 1971 में हम लोगों ने इसी डेट पर ये रामसर कन्वेंशन जो है साइन करी थी। और जो इस साल की थीम है इसकी वर्ल्ड वेटलैंड डे की, दैट इज वेटलैंड्स एंड वाटर। देखो थीम हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है। थीम को याद करने के लिए यू कैन यूज एनी काइंड ऑफ निमोनिक्स, ताकि सभी थीम्स मर्ज ना हो जाएं कि वर्ल्ड वेटलैंड डे की कौन सी थी, साइट्स की कौन सी थी, या फिर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की कौन सी थी। तो अगर आपने याद रखना तो हल्का सा ना कोई स्टोरी फॉर्म में या कोई निमोनिक फॉर्म में बना के याद कर लेना इनको, तभी आपको याद रहेंगी पेपर तक। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये डे याद रखेंगे, ईयर ध्यान में रखेंगे, रामसर कन्वेंशन का नाम ध्यान में रखेंगे एंड इसकी थीम ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस हैं आपके वर्ल्ड बैंक, IMF, यूनेस्को या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये रिपोर्ट बेसिकली यही बताती है कि पूरे वर्ल्ड में कितना ज़्यादा नंबर ऑफ माइग्रेशंस किस कंट्री से कहाँ पर हुआ है, और क्या इसमें जो डेवलपमेंट का लेवल है वो किस तरीके से इंक्रीज़ हुआ है। किसी भी कंट्री से अगर लोग गए हैं तो उस कंट्री को क्या नुकसान हुआ है, जहाँ पर गए हैं वहाँ पर क्या फ़ायदा हुआ है, ये सब बताने के लिए रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है बाय द वर्ल्ड बैंक। तो ऑप्शन ए इज़ द आंसर। और अगर हम इसमें बात करें तो इस रिपोर्ट में जो इंडिया है वो टॉप में रहा है। इसने सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंसेज हैं वो बेसिकली लिए हैं। रेमिटेंसेस क्या होते हैं? जो किसी और कंट्री में रहने वाले इंडियंस हमारे इंडिया में भेजते हैं। तो अगर सबसे ज़्यादा जो है वो इंडियन सिटीजन्स ने बाहर रहते हुए इंडिया कंट्री में भेजे हैं, तो इंडिया उसमें फर्स्ट नंबर पर है। और सेकंड नंबर पर है आपका चाइना, फिर थर्ड नंबर पर है आपका मेक्सिको। ये इंपॉर्टेंट है, पहली 3 कंट्रीज जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेज आए हैं। किस कंट्री में ज़्यादा रेमिटेंसेज गए हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, और उसमें आपका है मैक्सिमम फ्रॉम द US, फिर UAE एंड थर्ड इज दी सऊदी अरेबिया। पहले 3 ही ध्यान रख लेना कि किस में रेमिटेंसेस ज़्यादा आए हैं, माइग्रेशन ज़्यादा हुई है क्योंकि उस कंट्री से, तो रेमिटेंसेस ज़्यादा किस कंट्री में आए हैं, किस कंट्री से गए हैं, ये तीनों चीज़ें ध्यान रखना। और साथ में ये जो रिपोर्ट है ये कौन रिलीज़ करता है ये भी ध्यान में रखना। The World Bank is releasing this Migration and Development Brief Report. Next, Making Peace with Nature report recently seen in news is released by World Wildlife Fund for Nature, German Watch, UN Environment Program UNEP या फिर D Conservation International CEI। देखो ये रिपोर्ट बेसिकली रिलीज़ की गई थी। इसमें ये बताया गया था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे को डेवलपमेंट में हम जो यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से नेचर जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो बेसिकली आपको ऐसी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना चाहिए जो कि नेचर से पीस बना के चले, ना कि नेचर को एक्सप्लॉइट करने के चक्कर में रहे, है ना। तो इसी वजह से ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी बाय द UNEP, ये बताने के लिए कि नेचर किस तरीके से सफ़र कर रही है फ्रॉम द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ या फिर ह्यूमन इंटरफेरेंसेस। तो सी इज़ द आंसर। इस रिपोर्ट ने ये बताया था कि जो 3 इस तरीके से इमरजेंसीज हैं, जो कौन कौन सी हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से नेचर बहुत डिस्टर्ब हो रही है, बायोडाइवर्सिटी लॉस की वजह से बहुत नेचर डिस्टर्ब हो रही है बाय द डिफॉरेस्टेशन एंड द पोल्यूशन। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि एविल्स हैं नेचर के लिए। इसीलिए आप कोई भी जब काम करो तो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए काम करो, डिफॉरेस्टेशन मत करो, पोल्यूशन का लेवल कम रखो, तभी जाके जो नेचर है वो आपकी बैलेंस तरीके से रह पाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे। इस रिपोर्ट को रिलीज़ कौन करता है? UNEP, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? नैरोबी में, जो कि पड़ता है आपका कीनिया में। कीनिया की कैपिटल है बेसिकली नैरोबी। नेक्स्ट, what is India's rank in Global Hunger Index 2021 which is published by Wealth Hunger Life and the Concerned Worldwide। अभी रिसेंटली सितंबर मंथ में ही ग्लोबल हंगर इंडेक्स को रिलीज़ किया गया है। अगर हम देखें कि इंडिया का रैंक कितना है, 93rd, 94th, 95th या फिर 101। देखो इसमें 2 चीज़ें कवर हो गई हैं आपकी कि जो इंडेक्स है वो कौन रिलीज़ करता है?
वेल्थ, हंगर, लाइफ एंड द कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ये इंपॉर्टेंट है। और इंडिया का जो रैंक है वो टोटल 116 कंट्रीज में से 116 में से है आपका 101। सिर्फ 15 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि इंडिया से पीछे हैं। इसका मतलब इंडिया में जो हंगर का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इन फ्रॉम द पास्ट ईयर। पास्ट ईयर में जो रैंक था हमारा वो 94th था, अब वो 101 हो गया है, इसीलिए थोड़ा सा चिंता का विषय है। तो ऑप्शन डी इज दी आंसर। इंडिया का जो स्कोर है वो हो गया है, पहले 38.8 था 2000 में, और अब ये हो गया है 27.5। जितना आपका जो ये स्कोर है वो कम होता जाएगा, इसका मतलब उतना ही हंगर का लेवल बहुत ज़्यादा है आपकी कंट्री में। और इसको मेजर करने के लिए हमें पता है कौन कौन से आपके पैरामीटर्स हैं। आपका अंडर नरिशमेंट इज़ वन ऑफ द पैरामीटर। अंडर नरिशमेंट, जहाँ पर हम सेकेंड चाइल्ड स्टंटिंग की बात करते हैं, जहाँ पर बच्चे की जो हाइट है विद रिस्पेक्ट टू एज हम लोग मेजर करते हैं। फिर आपका थर्ड है चाइल्ड वेस्टिंग, जहाँ पर हम बच्चे का जो वेट है एज पर हिज हाइट मेजर करते हैं। एंड लास्ट इज द चाइल्ड मोर्टेलिटी। अंडर 5 अगर किसी बच्चे की डेथ हो जाती है तो फिर हम काउंट करेंगे कि वो हंगर वाले इंडेक्स में इंडिया का रैंक जो है इस वजह से पीछे भी कई बार रहता है। तो ये 4 पैरामीटर्स हैं जो कि बताते हैं किसी भी कंट्री का क्या रैंक रहेगा इन दिस ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये रिलीज़ कौन करता है, इंडिया का क्या रैंक है, क्या पैरामीटर्स हैं, इंडिया का रैंक डिक्रीज़ हुआ है या इंक्रीज़ हुआ है, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चंस थे हमारे बेसिकली करंट अफेयर के, जो कि पिछले साल में कई टॉपिक्स रहे थे उनके ऊपर हम लोगों ने बनाए थे। अगर आपको कोई भी डाउट है इन क्वेश्चंस में, कोई क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया है तो यू आर फ्री टू आस्क, यू कैन कमेंट, यू कैन मैसेज, यू कैन कॉल। कोई डाउट होगा तो बताना, अदरवाइज कीप रिवाइजिंग एंड थैंक यू सो मच।